आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। लाल किताब जो फेमस है वो अपनी रेमेडीज के लिए फेमस है। आज हम बताएंगे रेमेडीज किस प्रकार से की जाती है। उसको बड़े आराम से समझना है क्योंकि रेमेडी करने के यही फार्मूले आपके पास आगे तक चले। अगर रेमेडीज को सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे। जीवन में जो मुझे अनुभव हुआ है रेमेडीज कराते समय कि लोग कैसे गलतियां खा जाते हैं और उपाय किस तरह से काम नहीं आते, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन चलेगा। हमेशा ध्यान रखें, रेमेडी जब भी करें अपनी जन्म पत्री को दिमाग में रख करके ही करें। जनरलाइज रेमेडीज इस तरीके से ना करें कि किसी की सुनी सुनाई बातों में किसी ने कहा कि फलाना उपाय फलाने तरीके से कर दो और आपने उठाया कर दिया। उसके लिए बहुत सारी सावधानियां लाल किताब आपको बताती है। उस सभी उन बातों को फॉलो करते हुए, रूल्स रेगुलेशंस को मानते हुए आपने रेमेडी को करना है, तो रेमेडी सदैव कल्याणकारी रहेंगी आपके लिए। लाल किताब में कंसेप्ट है कि ग्रह के इफेक्ट को मन चाहे भाव तक पहुंचाना। मैं फिर से बता रहा हूं, ग्रह की ऊर्जा को मन चाहे हाउस तक पहुंचाना। अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह किस हाउस में अच्छा या बुरा परिणाम दे सकता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं, यार मेरा बृहस्पति 12वें घर में आ गया, काश ये पहले घर में होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि वैदिक के अनुसार पहले घर का जो बृहस्पति होता है वो भगवान शिव का आशीर्वाद है। लाल किताब भी पहले घर के बृहस्पति को ब्रह्म ज्ञानी मानती है, जगत गुरु कहती है। कुल मिलाकर के समझ में क्या आया कि बृहस्पति पहले भाव में बहुत अच्छा, फिर 4th हाउस में बृहस्पति उच्च का बहुत अच्छा, 9वें भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा। इस प्रकार से बृहस्पति की कुछ अच्छी स्थितियां बताई गई है। तो उपायों में हमें ये भी करना होता है कि वर्ष फल के अनुसार अगर वो ग्रह अच्छी जगह पर प्लेस नहीं हुआ तो उसके अच्छे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उसको अच्छे या शुभ भाव में पहुंचाने का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ग्रह जिसको हम फर्स्ट हाउस में पहुंचाएं, अच्छा अब मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट हाउस में पहुंचाएं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह उस हाउस में जाके बैठ जाएगा। ये केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है कि हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब से ग्रह फर्स्ट हाउस में रिजल्ट देने लगेगा। तो लाल किताब में एक तरीका दिया हुआ है। अगर आप इस तरह से किसी ग्रह को फर्स्ट हाउस में स्थापित कर सकते हैं, उसका तरीका है। तो वो तरीका क्या है? जिस भी ग्रह को आप फर्स्ट हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं या जिस ग्रह की एनर्जी को फर्स्ट हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी सामग्री को, उसके सामान को, उसके कारक वस्तुओं को गले में धारण किया जा सकता है। लॉकेट के रूप में, चैन के रूप में,
धागे के रूप में। पर पहला भाव बहुत ही सेंसिटिव भाव है, इसलिए बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। पहले भाव में जो भी ग्रह आएगा, यानी कि जिसके इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो आप, वो आपकी सोच पर असर डालेगा। इसलिए प्रयास क्या करें? आपने प्रयास ये करना है कि शुभ ग्रह को ही वहां पर पहुंचाने का प्रयास करें। अब जब आप ये काम कर रहे होते हो तो अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रह को भी देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में फर्स्ट हाउस में कोई कौन सा ग्रह बैठा है। उसकी मित्रता या शत्रुता को देखना अनिवार्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो एक तो लाल किताब के अनुसार शनि ग्रह वैसे ही नीच राशि में चले गए, फर्स्ट हाउस में आने से वो नीच के हो गए, शनि को हम नीच का कहेंगे। अब वहां पर आपने कहा कि मैं चांदी की चेन गले में पहन लेता हूँ या मोतियों की माला पहन लेता हूँ गले में, यानी कि चंद्रमा को आपने अपने गले में धारण कर लिया कि कोई भी लॉकेट चांदी का पहन लिया आपने, कोई ताबीज के रूप में लॉकेट पहन लिया आपने, तो एक प्रकार से चंद्रमा पहले घर में पहुंचा तो वहां पर तो पहले ही शनि महाराज है, तो शनि और चंद्रमा का मिलन से क्या तैयार हो जाएगा? विष दोष। तो वहां पर क्या हुआ? आपकी चांदी पहनी हुई फायदे की जगह नुकसान देगी, मेंटल टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी। इसी प्रकार जो माथे पर तिलक होता है, वो तिलक भी फर्स्ट हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमने ध्यान रखना। पर माना कि किसी व्यक्ति का अगर फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है और फिर भी उस व्यक्ति ने चांदी की चैन पहन ली, मोतियों की माला पहन ली, इस तरह की कोई चीज पहन ली, या अपने माथे पर दूध से तिलक करता है ना, तो वो चंद्रमा के अच्छे असर को ही देगा फर्स्ट हाउस में। तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है कि जब भी किसी ग्रह को की एनर्जी को हम किसी विशेष घर तक पहुंचाते हैं, यानी कि वहां पर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपनी जन्म पत्रिका के ग्रह को भी देखना होगा। जैसे कि बृहस्पति अगर पहुंचाना है तो बृहस्पति बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पर सूर्य और मंगल का राज है। फर्स्ट हाउस पे मंगल की जमीन है, सूर्य का कब्जा है, बृहस्पति दोनों का परम मित्र है, तो बृहस्पति को पहुंचाना बेटर वैसे ही रहता है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति पीला धागा पहन लेता है, बहुत बढ़िया। सोने की चैन गले में पहनता है, बहुत बढ़िया। सुनहला पहनता है, पीला पुखराज पहनता है, गले में धारण करता है, तो ये अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप हल्दी की गांठ बांध करके गले में धारण करता है, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। केले की जड़ बांध करके अपने धारण करता है, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आप ये उपाय जब भी करा सकते हैं जब कोई ग्रह आपकी सोच पे गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो, जब आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आ रहे हों, तो भी आप किसी शुभ ग्रह को फर्स्ट हाउस में बिठा दें। 1 साल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ये समझ में आया कि बाकी मर्जी है, लड़ाई झगड़ा करना हो तो मंगल को पहुंचा दें पहले घर में, है बुध को पहुंचाना हो तो बुध की चीजों का सामान वहां पे गले में पहन। इसलिए जब आप गले में लॉकेट डलवाते हो तो बड़ी सूझबूझ से डलवाया जाए। कई लोग गोमेद का, कैटसाई का लॉकेट्स इकट्ठे ही गले में धारण कर लेते हैं। बिल्कुल भी कदापि भी ऐसा ना करें।
जब आप गोमेद गले में धारण करते हैं तो राहु का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। ऐसा कदापि ना करें। जब भी हम एक से ज्यादा लॉकेट गले में धारण कर लेते हैं, चाहे रुद्राक्ष भी धारण कर लिया, लॉकेट भी धारण कर लिया, कोई पत्थर भी धारण कर लिया, किसी का कुछ दिया हुई चीज भी वह धारण कर ली, खोपड़ी पे सारे के सारे ग्रह बैठ जाएंगे। जिसका रिलेशन होगा, दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। तो ये सब रेमेडी करते समय आपको बड़ा ध्यान रखना है। तुलसा की माला गले में धारण कर लेते हैं। तुलसा की माला आपने देखा होगा अक्सर स्पिरिचुअल लोग धारण कर लेते हैं। तो उन्हें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गोल मणकों की अगर जो माला आप धारण गले में कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु 12वें भाव में ना हो। अगर गुरु 12वें भाव में हो और व्यक्ति गले में माला गोल मणकों की या रुद्राक्ष की या तुलसा की या चंदन की धारण करने का आदी हो जाए या पहन के रखता हो, तो उसका भाग्य सो जाता है उस साल। और खास करके वो माला उसने कम से कम 45 दिन अगर गले में कायम कर दी, तो पहले घर में उसका इफेक्ट आ जाएगा। 12वां घर का में बैठा हुआ गुरु अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। तो आप कुछ भी धारण करवा रहे हो, फर्स्ट हाउस में जो चीज के इम्पैक्ट आएंगे, बहुत सोच समझ करके इम्पैक्ट को क्रिएट करना है। सबसे अच्छा क्या है, माथे पर केसर का तिलक लगा लो, तो ये भी फर्स्ट हाउस का ही रिजल्ट आएगा, यानी आपने बृहस्पति को कायम कर दिया वहां पर। लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं, रोली का तिलक आप लगा सकते हैं, समझो बात को उस तरीके से। और अगर लाल चंदन लगा रहे हैं, हल्का सा पीली हल्दी जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि मंगल अकेला ठीक नहीं। इसीलिए हमने देखा होगा ना, हमारे यहाँ परंपरा है, जब भी लाल तिलक लगाते हैं हम कुमकुम का, तो चावल जरूर लगा देते हैं, क्योंकि मंगल अकेला ठीक नहीं, चावल से वहां पे चंद्रमा जुड़ गया। तो चंद्र मंगल के इकट्ठा मिलने से लक्ष्मी योग बन गए। खास करके दामाद, जीजा और इस तरह के रिश्तेदार जिनसे हमारी देनदारी है, मतलब जिनसे हम ले नहीं सकते, गिफ्ट दे सकते हैं, उनको खास करके तिलक किया जाता है। खास करके तिलक किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी इसमें रहस्य छिपा हुआ कि हमारी लक्ष्मी हमारे पास रह जाए, क्योंकि हमारी जो मेन लक्ष्मी थी वो हमारी कन्या थी, हमारी पुत्री थी। उसको तो हमने दे दिया। किसको दे दिया? विष्णु जी को दे दिया। तो विष्णु जी जब भी आएंगे, अगर हम लाल तिलक और चावल लगा करके तिलक करेंगे, तो वो लक्ष्मी का हानि नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी तो वो ले गए अपने साथ। तो घर के अंदर, तो जब भी वो विदा लेते हैं, जब भी तिलक करते हैं, जब वो हमारे घर में आते हैं, जब भी हम उनका आते ही तिलक करते हैं, विदा करते समय भी तिलक करते हैं, और अक्सर कुमकुम और चावल लगा। बड़े लोगों का भी मान सम्मान इसी प्रकार से किया जाता है। अब उनकी बात, जो लोग काला टिक्का लगा लेते हैं, कईयों को दिखाना होता है ना कि हम माँ काली के भगत हैं, काला टीका लगा लेते हैं। तो ये समझिए, जो काला टीका है, ये शनि का प्रतीक है। आपने शनि को पहले भाव में पहुंचा दिया, और शनि पहले भाव में जाकर के क्या परिणाम देंगे? नीच के परिणाम देंगे। मानसिक विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। राख का टीका लगा लिया, राख का टीका लगा लिया और 45 दिन तक लगातार राख का टीका लगाओगे, केतु का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पे रहेगा। और केतु का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पर अगर लगातार क्रिएट करोगे, मंगल अपने आप बंद हो जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। बस ये है कि 45 डेज कर लिया तो इसका इम्पैक्ट फिर कई दिनों तक शांत करने में आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ जाएगी। इसलिए कोई भी रेमेडी करने से पहले 4 बार कम से कम सोचिए, और मेरे इस वीडियो को 4 बार दोबारा सुनिएगा अगर कोई भी रेमेडी करने का मन हो तो। तो पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, फर्स्ट हाउस में पहुंचाना है। मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। प्रयास करें कि अपने शुभ ग्रह को ही पहुंचाएं,
और जरूर देखें कि आपके फर्स्ट हाउस में पहले से ही वहां पर कौन बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले से राहु बैठा हुआ है और आपने गुरु के लिए जो है पीला पुखराज या सुनहला गले में डलवा दिया, पता चला वो वहां पे जाकर के और ही परेशान हो। सबसे पहले वहां पे राहु के इम्पैक्ट को जो ग्रह कम कर सकता हो उस ग्रह को वहां पर पहुंचाना है, ये ध्यान रखना, तो जाकर के बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। जैसे राहु के लिए सबसे बढ़िया काठ बुध की रहती है, तो बुध की चीज को आप गले में धारण कर सकते हैं तो राहु के असर को कम किया जा सकता है। अब चलते हैं सेकंड हाउस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि धन यहीं पर है, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारी वाणी यहीं पर है। और वर्ष फल में दूसरे भाव में आया हुआ ग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो डिसाइड करता है ये साल भर पैसा कितना आएगा कितना नहीं आएगा। और अगर वर्ष फल में सेकंड हाउस डिस्टर्ब हो गया तो पहले ही समझ में आ जाता है कि इस साल धन हानि होगी या धन कम आएगा, दोनों में से कोई भी बात पॉसिबल है। तो नियम बनता है कि हमें उपाय करना। तो सबसे पहले अपनी खुद की कुंडली बना करके रखनी है, नंबर एक। फिर दूसरी वर्षफल की कुंडली बना करके रखनी है। ये दोनों कुंडली बिल्कुल साथ साथ बना के रखनी है तो चीज समझ में आएगी। ऐसे नहीं कि यूं ही हवा में मत वो कर देना। अब दूसरे हाउस में कोई चीज क्रिएट करनी है तो उस ग्रह की वस्तुओं को लेकर के मंदिर तक दे के आना, मंदिर में देना है। अब यहाँ पर भी यही सावधानी रखनी कि सेकंड हाउस में बैठा कौन है। जैसे किसी के सेकंड हाउस में राहु आ गया और आपने उठाया और सूर्य की चीजों को मंदिर में दे के आ रहे हैं। राहु क्या करेगा, सूर्य की चीजों को अपने पास रख लेगा, मंदिर तक नहीं जाने देगा, यानी कि उसके अच्छे इम्पैक्ट को नहीं आने देगा सूर्य के। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इनके इम्पैक्ट को, गुरु हो गया, मतलब वो मंदिर में वहां पर नहीं जाए। उसकी दूसरी ही टेक्निक आपको इजाद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये बार बार मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखना है। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा कि देखो सेकंड हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छा, सेकंड हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छा, सेकंड हाउस में शुक्र बहुत अच्छा, तो आप जो है इनकी चीजों को मंदिर में दे दो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। या अक्सर हम लाल किताब में कहते हैं कि पीले चने की दाल जाओ मंदिर में दे आओ, पीला फल दे आओ, पीली मिठाई दे आओ। तो हमें ये भी जरूर देखना है कि सेकंड हाउस में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा जो उठा करके उनकी चीजों की चोरी कर ले। से कहा गया मंदिर में बैठा हुआ राहु ये सामान की चोरी कर लेता है। पर वो अपनी कारक चीज, जैसे राहु का जो मित्र है, राहु का मित्र कौन है, शनि है, वो शनि की चीज। राहु का मित्र कौन है, बुध है, बुध की चीज। राहु का मित्र कौन है, शुक्र है, शुक्र की। उसको एक्सेप्ट करके आगे तक पहुंचा देगा, पर अपने शत्रुओं के वहीं पे रख लेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इसके उपाय करने से होगा ये कि आप उपाय करते चले जाओगे पर उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दुष्परिणाम कुछ नहीं होना, पर रिजल्ट ही कुछ नहीं आएगा। और आपको लगेगा आप तो इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो और दान पुण्य भी कर रहे हो, पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेकंड हाउस की चीज, सेकंड हाउस में पहुंचाने के लिए मंदिर, पहले के लिए गला, दूसरे के लिए मंदिर, तीसरे के लिए किसी ग्रह की एनर्जी को तीसरे भाव में पहुंचाने के लिए हाथ में वो चीजें धारण करनी है, यानी कि रिंग। अब जितने भी हम बैठे हुए हैं समझ लीजिए, जो भी रतन हम धारण करते हैं, जो भी रतन हम धारण करते हैं, खास करके राइट हैंड में, उस रतन से जुड़े हुए ग्रह का इम्पैक्ट तीसरे भाव में आता है। तो ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तीसरे भाव में क्या वहां पर वो ग्रह पहुंचने से फायदा देगा या नुकसान देगा। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। अब तीसरे भाव में जब शुक्र बैठेगा तो नवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा।
जो नवम भाव भाग्य भाव है। अब ऐसे में राइट हैंड में डायमंड पहनना, सफेद पुखराज पहनना उसको बहुत अच्छा असर देगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी लगन का व्यक्ति हो, अगर तीसरे भाव में शुक्र बैठा है, मैंने बहुत बार लोगों को करवा करके देखा है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी ये चीज बचाने वाला होता है। और अगर वो मामला कैरियर से रिलेटेड फंस गया है, भाग्य से रिलेटेड फंस गया है, शुक्र तीसरे में बैठा हुआ है, तो उसे भाग्य संबंधी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी लगन के का बंदा हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखें, क्योंकि तीसरे भाव में पहले से ही शुक्र बैठा है, हमने शुक्र को मजबूत कर दिया। शुक्र की दृष्टि यानी कि शुक्र की एनर्जी भाग्य के ऊपर आ रही है और उसने भाग्य को और मजबूत बनाने का काम किया। अब इसके विपरीत वहां पर तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है और हमने गोमेद पहन लिया। राहु तीसरे भाव में बैठ करके भाग्य पक्ष के लिए अच्छा नहीं। हाँ, वैसे किसी को हराने के लिए, किसी को कंपटीशन में पीछे छोड़ जाने के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए ठीक हो सकता है, पर भाग्य पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। हमने ये भी चीज ध्यान रखना है। तो जो भी रतन आप उंगलियों में धारण करेंगे, राइट हैंड में धारण करेंगे, इवन कड़े के रूप में, कोई कड़ा धारण करते हैं, ब्रेसलेट्स धारण करते हैं, तो ये ध्यान रखें इन सभी ग्रहों का असर तीसरे भाव में जाने वाला है। इवन हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कलावा धारण करने की, और कलावा भी हमारे यहाँ लाल रंग का या लाल में थोड़ा सा पीला मिक्स करके धारण कराया जाता है, यानी कि मंगल और गुरु का असर। अब यहाँ पर तीसरे भाव में आप सब जानते हैं कि कारक है, तीसरे भाव जो है मंगल का कारक। तीसरे भाव का कारक ग्रह कौन है? मंगल है। तो यहाँ पर मंगल आपको पराक्रमी बनाता है, आपको शक्तिशाली बनाता है, आपको मेहनती बनाता है, मशक्कत करने वाला बनाता है, जूझने वाला बनाता है। तो इसलिए प्राय हमारे यहाँ पर लाल रंग का धागा हर मंदिर में, हर पाठ पूजा से पहले धारण करवाया जाता है। अब समस्या कहाँ पर क्रिएट हुई? जब तक ये हमारी मौली धारण विधि होती थी, जब तक बहुत बढ़िया। अब आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं और एक तरफ आप सनातन धर्म की हमारी संस्कृति को भी देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। उन्होंने पहले से ही इस कर्म कांड में वो सभी चीजें जोड़ रखी थी जो आपके ग्रहों को ठीक करने का कार्य करती है। यानी उन्होंने हाथ में कोई हरे रंग का धागा नहीं बांधा, नीले या काले रंग का नहीं बांधा। बस मैं इसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ। आजकल बड़े रेशम के धागे आ गए हैं और रंग बिरंगे रंग के हिसाब किताब बन गए, और वो जो है मौली के रूप में धारण होते हैं। कदापि ना धारण करें, और धारण करें तो ये मान लें कि तीसरे भाव में इम्पैक्ट जाएगा। मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैंने देखा कि उसने लाल रंग का भी उसको लपेट रखा है, बेचारे को पीला भी लपेट रखा और उसमें हरा भी आ गया। भाई साहब ये बुद्ध कहाँ से ले आए? बोला जी किसी ने गए थे वहां पूजा में, वो बांध दी। वो फैशन में अच्छे तो लगते हैं, और अगर कोई नेताजी बहुत सारे जो है कलावे कुलुवे पहने दिख जाए और वो स्ट्रगलर हो, तो समझ लेना उसकी बत्ती गुल है। लाल और पीला है तो ठीक है, लाल पीले के अलावा कोई तीसरा कलर इसके अंदर मिक्स हो गया तो समझ लेना ये बंदा चक्कर ही काटता रहेगा, इसको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका भाग्य इसने खुद ही जाम करके रखा हो। इसी प्रकार से कोई धातु आप धारण कर रहे हो, कोई कड़े के रूप में धारण कर रहे हो, चाहे चांदी पहन रहे हो, चाहे सोना पहन रहे हो, चाहे छल्ला पहन रहे हो, चाहे अंगूठी पहन रहे हो, धातु के साथ जो ग्रह का संबंध है उसको जरूर विश्लेषण कर लेना। अगर आप तीसरे बृहस्पति के इम्पैक्ट को तीसरे भाव में पहुंचाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ बृहस्पति भाग्य को सप्तम दृष्टि से देखेगा, तो भाग्य के लिए अच्छा है। ध्यान रहे तीसरे भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह भाग्य के लिए अच्छे होते हैं, पराक्रम के लिए कमजोर होते हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए अशुभ ग्रह
चाहे वो मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे सूर्य हो, ये पराक्रम के लिए तो अच्छे होते हैं पर भाग्य पक्ष के लिए अच्छे नहीं होते। जब भी मैं बात कर रहा हूँ भाग्य पक्ष की, तो ये समझ लेना मैं बात कर रहा हूँ स्मूथनेस इन योर लाइफ। स्मूथनेस, कि आप कितनी स्मूथनेस से चीजों को अर्न करते हो, कितनी अच्छी तरीके से आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करते हो, कितनी अच्छे तरीके से आप अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है पर उसका वो लाभ नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो समझ लेना कहीं ना कहीं तीसरे भाव में कोई ऐसा अड़ंगा है जो नाइन्थ की एनर्जी को वहां बैठ करके डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस चीज को बड़ा ही हमने ध्यान में रखना है। अगर चंद्रमा है को तीसरे भाव में पहुंचाना है तो चांदी का कड़ा पहन लेंगे, वो भी बहुत अच्छा हिसाब किताब है। तो हाथ में कोई चीज धारण करो तो वहां पर जरूर देखिए। अब चलते हैं फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस के लिए एक ही नियम है, वो नियम है जल प्रवाह। बहते जल में प्रवाहित कर दो चीजों को। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह के लिए नियम में डाल, क्योंकि ये माना जाता है कि अब हम बृहस्पति को चौथे भाव में कायम कर रहे हैं, और चौथे भाव का बृहस्पति उच्च का हो जाता है। और जब बृहस्पति शक्तिशाली हो जाता है तो आपका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है, क्योंकि बृहस्पति की कमजोरी के बगैर स्वास्थ्य डाउन नहीं होता। अब वहां पर आपको अगर लगता है कि चंद्रमा को पहुंचाना चाहिए स्थिति के अनुसार, तो चावलों को बहते जल में प्रवाह करें, दूध को जल प्रवाह करें, चांदी जल प्रवाह करें, जो भी उस ग्रह से रिलेटेड चीजें हैं वो आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखो। गुरुजी जल प्रभाव से प्रवाह कमजोर का नहीं हो जाएगा? एक नियम और आएगा। गुरुजी प्रभाव, मैं कह रहा था प्रभाव से कमजोर नहीं हो जाएगा? इससे प्रभाव से कायम करना कमजोर था। भी होता है, प्रभाव से कमजोर भी होता है। वो आपकी बात ठीक है, उसको प्रवाह करने का एक और तरीका भी होता है जो मैं बताऊंगा आपको आगे चल जी करके, सर। क्योंकि 6 तरीके हैं लाल किताब में ग्रह को ठीक करने के, जिसमें एक होता है जल प्रवाह अलग किस्म से, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे राहु के साथ किया जाता है, राहु ठीक है को जी। जब जल प्रवाह किया जाता है कैसे किया जाता है, और इसको जल प्रवाह कैसे किया जाता है, दोनों में मैं अंतर आपको समझाऊंगा। जल प्रवाह का एक मतलब होता है ग्रह के असर को अपने से दूर ले जाना। मैं भी बता देता हूँ, ग्रह के असर को अपने से दूर ले जाना, कि भाई ये बड़ी मुसीबत आई और बड़े पंगे फंस गए, ये हमसे दूर चला जाए तो पिंड छूटे हमारा, इससे पीछा छूटे। उसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए पंचम भाव में राहु आ जाए या चौथे भाव में राहु आ जाए, आप कोई सा भी एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो, और आपने लक्षण जरूर मिलाने हैं। खास करके कुछ का तो अनुमान हो जाए और कुछ के लक्षण हो, कि जैसे घर में अशांति बहुत रहती हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता हो, आदमी अपने ही परिवार के लोगों को लेकर के बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर हो, तो आपने समझना है कि भाई चौथे भाव में राहु का असर जो है नेगेटिव देता है। तो अगर अपने से दूर असर ले जाना है तो उसका क्या नियम होगा, वो नियम आप जरूर नोट कर लें। अगर आपने ध्यान रहे, अगर जल प्रवाह कर रहे हो ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर ले जाने के लिए, तो कैसे करना है। नंबर 1 पॉइंट, उस सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार जरूर वारना है। सॉरी मैं गलत बोल गया, पहले आपने संकल्प जरूर लेना है। सबसे पहले संकल्प लेंगे आप, संकल्प लेंगे किस उद्देश्य के लिए ये उपाय कर रहे हो, उद्देश्य क्लियरली बोलना है। मतलब आपको टारगेट पूरा क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि मैं फलाना उपाय फलाने कार्य के लिए या फलानी टेंशन को कम करने के लिए, फलानी मुसीबत को दूर करने के लिए ये मैं करने जा रहा हूँ। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिता का नाम ये है। अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, अपने देवताओं को प्रणाम करें,
और फिर जिस ग्रह का उपाय कर रहे हो उस ग्रह को प्रणाम करें। फिर उस ग्रह की सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार वारना है, और वारना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमारे जो अंदर हमारे शरीर के साथ एक आभा मंडल होता है, हम सभी के शरीर के साथ एक आभा मंडल होता है, और जितने भी नेगेटिव ग्रहों के इम्पैक्ट होते हैं ये हमारी आभा मंडल में मिक्स हो जाते हैं और हमारे आभा मंडल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसे हम ओरा भी बोलते हैं, है ना। जो ओरा स्कैनर वाले होते हैं ना, वो कहते हैं ना फलाना ओरा आपका बिगड़ा हुआ है। वो बिगड़ा कुछ नहीं, सिर्फ जब भी आपके ग्रहों की चाल सही नहीं होती तो आपका ओरा बिगड़ जाता है। और जो ग्रह नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है उसकी एनर्जी है, तो आप जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, जैसे आप ढक्कन खोलते हैं ना, शीशी का ढक्कन खोलते हैं, बंद करते हैं तो ऐसे बंद करते हैं और खोलते हैं तो उल्टा खोल देते हैं, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे तो वो एनर्जी वापस चली जाएगी और हाथ में आपके वो सामग्री भी होगी जिसको आप घुमा रहे हैं। तो मान्यता ये है कि वो एनर्जी जो है उस सामग्री के अंदर आ जाएगी, ये सामग्री उस एनर्जी को खींच लेगी और फिर आप उसको जल प्रवाह कर देंगे, और जिससे वो नेगेटिव एनर्जी निकलकर उस वस्तु के साथ मिलकर के चली जाए। कैसे जल में प्रवाह करना है? जहां पर जल बहुत तेजी से रफ्तार से चलता हो, और अगर राहु ग्रह हो, शनि ग्रह हो, तो प्रयास करें कि पानी थोड़ा गहरा भी होना चाहिए। पानी साफ सुथरा हो, तेज रफ्तार वाला हो, पर गहराई वाला भी हो, क्योंकि अगर वो गहराई में, मान्यता ये कि गहराई में चले जाएंगे तो पानी के जो धक्के लगते हैं उसको बहुत ज्यादा धक्के लग लग के, यानी एक प्रकार से उस ग्रह को धक्के लग रहे हैं, उसको आगे धकेला जा रहा है, उसकी एनर्जी को धकेला जा रहा है। इसके पीछे जो मनोविज्ञान है वो इस तरह से है। तो जो ग्रह हमें कष्ट पहुंचा रहा है, जो का ग्रह हमें दुख पहुंचा रहा है और हमें उसको एनर्जी को अपने से दूर करना है, तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। प्रयास करें, अगर उस ग्रह की होरा में अगर वो काम करें तो बहुत बढ़िया। जैसे राहु का आप उपाय कर रहे हैं, राहु की चीज क्या है? नारियल है, जौ है, ये रांगा है, लेड है ना, ये राहु की चीजें हैं। इनको 5 बजे, शाम को 5 से 7 बजे के बीच में जो राहु का समय है, होरा का समय है, उस समय अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज करके आप जो है जल प्रवाह। अब यहाँ पर मेरा अनुभव मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर इसके साथ आप उस ग्रह के मंत्र को जोड़ देंगे, जब 7 बार आप रोटेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। या बेशक आप उसका बीज मंत्र ही जप कर लें, जैसे मान लीजिए राहु का कर रहे हैं तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ऐसे उसको जब भी आप रोटेट करो, बहुत तेजी से नहीं करना, धीरे धीरे आराम आराम से बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उपाय करने हैं आपने। इसीलिए कोशिश करो और अपने क्लाइंट को भी बताओ कि भाई खुद ही करे तो ज्यादा बेटर है। कई बार लोग कहते हैं जी दूसरे के करने से हो जाएगा, हैं बच्चे कहते हैं हम अपनी मम्मी पापा को करवा दें, हैं मम्मी पापा कहते हैं उनको तो विश्वास ही नहीं होता कि बच्चे करेंगे, उनको तो पक्का पता होता प्रोडक्ट हमारा ही, ये बात तो मानेगा नहीं, तो इसलिए वो पहले कह देते हैं जी वो तो नहीं मानेगा, हम कर दें क्या। तो पर खुद के दुख से निकलने का प्रयास इंसान जितना ज्यादा शक्ति के साथ करता है दूसरा कोई नहीं करता, मेरा ये मानना है। फिर भी लाल किताब का नियम समझ लो, आपके ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति, ब्लड रिलेशन में जैसे माता पिता, आप अपने माता पिता के लिए उपाय कर सकते हैं, माता पिता आपके लिए कर सकते हैं, आपका सगा भाई आपके लिए उपाय कर सकता है, आप भाई के लिए उपाय कर सकते हैं, ये रिलेशन के लोग आपके लिए उपाय कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आपके मित्र भी आपका उपाय कर सकते हैं, पर जो कंटिन्यूअस मनोकामना पूर्ति के होते हैं ना,
उन उपायों को मित्र वगैरह से नहीं करवाना चाहिए। विशेष परिस्थिति का मतलब ये होता है कि आप रियल में बहुत ज्यादा बिजी हैं या विशेष परिस्थितियों में फंसे पड़े हैं, तो आप कैसे उपाय करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को जेल हो गई, वो बेचारा जेल में बैठा, वो बेचारा कैसे उपाय करेगा। कोई बंदा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, वो कैसे उपाय करेगा। तो उसके तो उपाय उसका भाई, उसके माँ बाप ही कर सकते हैं, पर ससुर दामाद के लिए उपाय नहीं कर सकता, दामाद ससुर के लिए उपाय नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल अपने फादर से बढ़कर के दूसरे जो वाइफ का फादर होता है वो ज्यादा बड़ा फादर होता है। तो कई बार आदमी जोश में आके कहता है जी हम कर दें। तो मैं बताता हूँ, हमारी सनातन परंपरा के हिसाब से वो उपाय मान्य नहीं है। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से अब जो विश्वामित्र जी ने बात रखी, जब हमने उसको कायम रखने के लिए यानी चौथे भाव में पहुंचाने के लिए जल प्रवाह करना है, तो आपने सिंपल चीजों को प्रवाहित करना है, 7 बार नहीं वारना है, उनको कोई मनोकामना नहीं बोलनी है, सिंपल जल में छोड़ना है। और जल में जब भी ये सामग्री छोड़ी जाएगी, दोनों ही वे में, आपने दोनों हाथों में लेकर के इस तरीके से देखा, छोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है। हैं कहीं नारियल फेंको और वो बोले भगा भगा कर घुमा घुमा के, मजाक का विषय नहीं बनाना है ना। क्या मैंने देखा है वहाँ हरिद्वार के अंदर ऋषिकेश में कई लोग जल प्रवाह करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा रही है नारियल जल प्रवाह करने की। जो कोई जाता है गंगा जी, गंगा स्नान पे जल प्रवाह कर देता है। तो देखा कुछ लोग की कोई दूसरा लड़का ना उठा ले जाए, उस चक्कर में वो इतना दूर फेंकते हैं घुमा करके। अरे भाई वो तेरा उपाय तो बना ही नहीं, उसको फेंकना नहीं है, वो चीज है, उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक छोड़ना है। दूसरी बात, जब भी जिस सामग्री को आपने चौथे भाव में पहुंचाना है, उसको तो इतनी श्रद्धा के साथ, इतने प्यार से छोड़ना है। चौथा भाव जो है बड़ा सॉफ्ट हाउस है वहां फेंका फाकी नहीं करनी है, कुछ नहीं, सिंपल बस ऐसे मुट्ठी भर भर के छोड़ दोगे तो भी अच्छा। जैसे मान लो चावल आप जल प्रवाहित कर रहे हो, तो चावलों को लीजिए, बस धीरे से छोड़, कुछ करने की आपको जरूरत, आपका वो चीज वहां पर कायम, वहां पर रिजल्ट, अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिर्फ ये दो ही अंतर है और कोई बड़ा अंतर नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारे पास जल प्रवाह की मैटर नहीं बनता, क्योंकि कई जगह पे नहीं है पानी, तो वो व्यक्ति अपने घर में उन चीजों को कायम कर ले। चौथा भाव आपका अपना वास्तु है, आपका अपना होम है, आपका अपना घर है। फिर जैसे कि चंद्रमा को स्थापित करना चाहते हो चौथे भाव में, तो भाई अपने चावलों का कट्टा ले लो, और चावल का कट्टा 20-25 किलो का कम से कम हो, है, और उसको अपने एक जगह पर कायम करो। अब कायम कहाँ करना है, आपने और भी ज्यादा उसकी पावर बढ़ानी है, तो चंद्रमा की डायरेक्शन कौन सी है। चंद्रमा की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। आप नॉर्थ वेस्ट के कोने पे जा करके अपने चंद्रमा की सामग्री को रख दो, कायम हो गया। आपको बृहस्पति का करना है, तो आप पीली चने की दाल कायम कर दो, किसी डिब्बे के अंदर रख दो, है ना। तो सामग्री यानी कि उस ग्रह की से रिलेटेड चीजों को भी और उसी दिशा में अगर आप स्थापित कर देते हैं, तो आपके घर में वो ग्रह वहां चौथे घर में कायम माना जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं पंचम भाव। अभी देखो चलते हैं हम आगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, राहु जैसे पांचवें भाव में बैठता है, तो राहु पांचवें में बैठ करके क्या होता है, मंगल को भी बद कर देता है, संतान के लिए भी बड़ा अच्छा नहीं माना जाता, और कई और भी इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, पितृदोष भी पैदा कर देता है। तो कई चीजों के नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसको शांत करना है। अब राहु का जो संबंध किससे है, हाथी से है, एलिफेंट से है, ये ध्यान रखना। और मंगल जो होता है वो महावत का काम करता है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अगर किसी के हो तो हाथी को अगर गंगा जल में रख दें, हाथी को गंगा जल में रख दें, और ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा के अंदर अगर हम रख दें, ये पंचम भाव सिंह राशि पूर्व दिशा, तो ये ध्यान रखें। और जल
खास करके गंगा जल का संबंध किससे हो गया? चंद्रमा से हो गया। और उसको बिल्कुल डुबो दे हाथी को, बिल्कुल डुबो दे, बिल्कुल अंदर तक। कोई ऐसी चीज रख ले, बना करके चांदी का हाथी रखे, उसमें गंगा जल रख दें, उसको डुबो दें, तो आपका वो राहु शांत राहु हो जाएगा। नियम तो ये है कि अगर वो जिस बर्तन में रखा जा रहा है वो भी चांदी का हो तो अच्छा हो। अगर नहीं भी है तो मेरा ये मानना है कि स्टील का भी हो या किसी और अन्य चीजों का हो, उसमें चांदी का हाथी रखो बना करके, और उसको गंगा जल से भर दो, यानी कि हाथी डिप करके आपने छोड़ को कवर कर। हाथी जो होता है जब भी पानी के अंदर जाता है तो मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, खेलने लग जाता है। ये हाथी की आदत। या तो हाथी को कौन कंट्रोल करता है? महावत कंट्रोल करता है। वैसे गुस्सा आने पर वो कई बार महावत को भी चोट मार देता है, पर मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि वो कंट्रोल कर ही लेता है, उसके पास अंकुश होता है, वो भी सिर के अंदर मारता है तो जिससे वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये अंग महावत का काम मंगल करता है, तो मंगल जो है राहु को बड़ा आसानी से जो है कंट्रोल में कर जाता है। खैर अभी वो जो बात आएगी आएगी, तो हाथी की बात आ रही थी, और सूंड उसका नीचे की तरफ, सूंड इस तरीके से हो नीचे की तरफ, ये ध्यान रखना है। और एक पाँव उसका आगे की तरफ निकला हो, राइट लेग जो है, दायां पाँव जो है आगे की तरफ निकला हुआ हो, ऐसा चांदी का हाथी बनवा करके आप जो है पानी गंगा जल में डुबो करके अपने घर में रखें पूर्व दिशा के अंदर, तो पंचम भाव में बैठे हुए राहु का इलाज हो। तो बहुत तरह की रेमेडी है, रेमेडी आप खुद बनानी है। आप ये सब नियम इसलिए बताए जा रहे हैं, आप भी अपनी स्थिति के अनुसार रेमेडी बना सकते हैं। अब किसी के पास पैसा कम हो तो उसको कह दो कि 50 ग्राम जो है पंचम भाव से हर एक भाव का 10-10 ग्राम ले लिए, कि 50 ग्राम चांदी का हाथी बनवा लो। अब कोई कहता है मेरे पास पैसा ज्यादा है तो कोई 5 किलो का बनवा ले। सिंपल, अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, बड़ा अच्छा बनवा ले भाई, 5 किलो का बनवा ले। तो वो उसके ऊपर है कि वो क्या करता है। वो कहता है नहीं जी 5 किलो वाली चांदी का तो मामला नहीं है, तो भाई 500 ग्राम का बनवा ले, 500 ग्राम चांदी वाला। तो लाल किताब के अनुसार 50 ग्राम का चांदी, 5 किलो का हाथी, 500 ग्राम का हाथी, सेम इम्पैक्ट देना है, बस तरीका आपका ठीक होना चाहिए। तो गंगा जल में डाल के तो राहु पंचम में होगा तो उसका इलाज। अब मान लीजिए हम आते हैं पंचम भाव पर ही, पंचम भाव के बीच में बात आ गई है। पांचवें भाव में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना हो, पांचवा भाव को बच्चों का स्कूल भी कहा गया है, तो पांचवें भाव में एनर्जी को क्रिएट करना हो तो ग्रह की सामग्री को स्कूल में दान कर दें। और एक बीच में बात याद आ गई, अगर ग्रह को नष्ट करना होता है उस साल के लिए तो उस ग्रह को जमीन में दबा दिया जाता है, ग्रह की चीजों को जमीन में दबा दिया जाता है। जैसे जल प्रवाह में तो है कि उसके असर को अपने से दूर लेकर के जाया जाता है, पर अगर ग्रह बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, बहुत हेल्थ बिगाड़ दे, बहुत ही संकट लाके खड़ा कर दे, तो उस वर्ष के लिए उस ग्रह की चीज को जमीन में दबा दो, खड्डा खोद करके, तो वह ग्रह उस वर्ष के लिए नष्ट हो जाए। अब मान लीजिए आपका किसी का शनि जो है पंचम भाव में बड़ा खराब रिजल्ट दे रहा है, तो शनि की सामग्री को लेकर के जो काला सुरमा होता है वो जमीन में दबा दो, तो उस साल के लिए शनि डाउन हो जाएगा। शनि की और भी चीजें ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि केवल काला सुरमा ही लेना, काले उड़द की दाल हो सकते हैं, काले चने हो सकते हैं, है ना। ये सब चीजें आपने खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी तो हमने यही समझना है कि पंचम भाव में या तो जमीन में दबा दो, पर अगर आप उसको नष्ट नहीं करना चाहते, उसको शुभ बनाना चाहते हो, तो स्कूल के बच्चों को जा करके आप वो चीजें दान कराओ, स्कूल के बच्चों को बांट दो, स्कूल के बच्चे को भोजन के रूप में खिला दो, स्कूल में दान पुण्य कराओ, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। कई बार ऐसा होता ग्रह कि हम उसको दान नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है उस ग्रह के साथ कुछ और चीजें ऐसी जुड़ी हुई हो, या वो इतना परेशान हमें नहीं कर रहा हो, थोड़ा परेशान कर रहा हो, तो क्या है कि उसको खुश किया जाता है, उसकी ही चीजों को, उनके ही कारकों को वही चीजें खिला करके खुश कर दिया जाता है। जैसे शुक्र के लिए मैं अक्सर एक चीज बार बार बताता हूँ
कि शुक्र को जब नष्ट ना करना हो, तो शुक्र को जब नष्ट नहीं करना हो और शुक्र को खुश करना हो, तो शुक्र की कारक गाय, गाय को लीजिए और हरा चारा गाय को खिला दीजिए, या शुक्र की वस्तु ज्वार, ज्वार जो है गाय को खिला दीजिए। सिंपल सी बात। गाय ज्वार खाएगी, शुक्र नष्ट भी नहीं होगा और एक प्रकार से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ज्वार बाहर गोबर के रूप में बाहर आ जाएगी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो शुक्र का ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं कि हमने नष्ट भी नहीं किया और ग्रह को शुभ भी बना दिया। जैसे बृहस्पति की चीजों को हम कहते हैं ब्राह्मण को दे दो, ब्राह्मण को मीठा खिला दो, ब्राह्मण को पीली मिठाई खिला दो। तो एक प्रकार से हम बृहस्पति को जब नष्ट नहीं करना चाह रहे और बृहस्पति को जब खुश करना चाहते हैं, तो उसकी कारक चीजों को, उसकी कारक चीजों को, कारक रिलेशंस पे आप उन्हीं को खिला दो, उनकी सेवा के रूप में कर दो, तो वह ग्रह शुभ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जैसे सूर्य के लिए आप सूर्य की कोई चीज लेकर के अपने पिता को खाने पीने के लिए देते हो, गिफ्ट करो उनको, उनको दान करो एक प्रकार से, तो सूर्य खुश हो जाएंगे। चंद्रमा, माँ, चावल की खीर बना करके माँ को अपने हाथों से खिलाए, ऑटोमेटिक आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। माँ को अपने हाथों से दूध पिलाएं, मतलब गिला दें, और अगर वो चांदी का गिलास हो तो बहुत ही बढ़िया, और ऊपर से आशीर्वाद ले लें। चंद्रमा कितना भी खराब क्यों ना हो, 45 दिन मात्र ये कार्य करने से वह कायम हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा खुश हो जाएगा और चंद्रमा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। अब ये चीज और मैं बताऊं, चंद्रमा वाला उपाय कभी कभी 2 से 3 दिन में ही इफेक्ट दिखा देता है। जब भी कई बार हमारे ज्योतिषियों में एक आदत होती है चमत्कार दिखाने की, चमत्कार दिखाओ, तो चमत्कार दिखाना हो तो चंद्रमा का दिखा दिया करो। चंद्रमा की रेमेडी अक्सर 2 या 3 दिन में इफेक्ट दिखा। तो इस तरीके से हम उपाय कर सकते हैं। इन्होंने कहा केतु के लिए भांजा, देवता, ये जो रिलेशन होते हैं, ये इनकी सेवा करो। बुध के लिए बेटी, बुआ, मौसी, ये रिलेशन है। कहने का मतलब ये, बुध को साली भी माना जाता है, साली का जो संबंध होता है वो भी बुध ग्रह से देखा जाता है। तो जिनके लिए बुध ग्रह ठीक नहीं हो, फिर उनको साली के साथ ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। और बड़े ही सम्मान पूर्वक तरीके से रहना चाहिए, ज्यादा हंसी मजाक ठिठोली ना करें। तो अपने बुध ग्रह को पहले चेक करें। कई लोग बड़े हंसी मजाक के मोड में रहते हैं, तो वो थोड़ा सोच समझ करके करें ये सब हंसी मजाक वगैरह। अब ये नहीं है, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये गलत संबंधों के लिए बात नहीं कही जा रही, पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। ये सिर्फ साली के साथ कई बार लोग टाइम पास करने के लिए भी बातचीत, दिमाग खाम का ही फोन घुमा देते हैं, ये वहां पर खराब करता है। ये बात उसलिए कही जा रही है, ये कोई अनैतिक संबंधों के संपर्क में नहीं कही जा रही, इसलिए अक्सर लाल किताब में जिक्र आएगा, साली से दूरी बना के रखी, या साली के साथ विशेष होना वो रखे संबंध। तो ये बात इस संबंध में कही गई है कि बुध ग्रह की, ठीक है। तो ये अपने बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अब हम छठे भाव की बात करेंगे। छठे भाव में कोई भी ग्रह के असर को पहुंचाने के लिए उस ग्रह की चीजों को कुएं में डालें, और कुआं ना मिले तो किसी गहरे जल में डालें, समुद्र में भी डाल सकते। अब समुद्र हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, कुओं की भी मारामारी चली रही है। सप्तम भाव में पहुंचाने के लिए, छठे भाव में जब भी छठा भाव की बात आए तो एक चीज का बस ध्यान रखना, चंद्रमा किसी का छठे भाव में हो तो लिक्विड पानी, लिक्विड दवा किसी को दान में नहीं देना, गिफ्ट में नहीं देना, वो सब नहीं करना। नहीं तो मौत उसके ऊपर से मंडराती है, मौत उसके परिवारजनों पर मंडराती है, मतलब और मानसिक चिंताएं बढ़ने लग जाती।
उपाय करने के साथ ही मानसिक चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह सप्तम भाव में उसके असर को पैदा करना हो तो घास वाली जमीन में वो चीज दबा दे। और अक्सर सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं लाया जाता, क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह होगा वो हार्मफुल ही होता है, अच्छा कोई भी ग्रह नहीं होता। 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जो सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा होता है, उसी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किया जाता है। तो घास वाली जमीन अक्सर अपने पार्कों में मिलती है? पार्क, वहां पर चीज दबानी है। जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य सप्तम भाव में बैठा है और सूर्य अकेला बैठा है, पहली बात तो मैरिज नहीं होने देता, जल्दी सी शादी नहीं होने देता। उसकी अगर उम्र निकली जा रही है और उसको विवाह की लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो 7 तांबे के टुकड़े लेकर के उस साल के लिए 7 तांबे के टुकड़े घास वाली जमीन को थोड़ा सा लेके खड्डा खोद के दबा दें। और जितने भी दबाने वाले उपाय हैं, इसको करने का क्या नियम है, जो खोदने का जो सामान है वो अपने साथ ही लेकर के जाएं। और अगर लगातार 45 दिन करना हो तो फिर अपना हर बार नया ही लेके जाएं या वहां पे छुपा के रख के आए ताकि अगले दिन मिल जाए। पर उस सामग्री मतलब उस सामान को, खुदाई वाले औजार को, खुरपी को अपने साथ घर पे नहीं लेके आना, नहीं उपाय खराब हो जाएगा। पर ये 7 तांबे के टुकड़े वाला ना, ये लगातार 45 दिन नहीं करना, ये संडे के दिन करना है। ये मैंने जस्ट एक वो बताया है कि किस तरह से उपाय होते हैं। मंगल बैठा है तो मंगल की सामग्री को जमीन में दबा दो, क्योंकि सप्तम में बैठ करके मंगल भी जो है विवाह में बाधाएं, परेशानियां, कई तरह के फटीक पैदा कर देता है। तो मंगल की सामग्री को भी लेकर के जमीन में दबाया जा सकता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव शमशान भूमि या वीराना। अब इसमें कई तरह की रेमेडी आप बन सकती है, जरूरी नहीं कि हर काम आपने दबाने वाला। दबाने में मैंने कहा नष्ट करने की जब बात आ जाए तो दबाना है, नहीं तो वहां की चीजों को दान पुण्य के द्वारा ही आप करें। जैसे सप्तम भाव में अगर आप दबाना नहीं चाहते तो आप पार्क के अंदर पौधे लगवा दें, वहां पर उस ग्रह से संबंधित रंग के फूल वाले पौधे लगवा दें आप, वो भी चीज मानी जाएगी। छोटे पौधे लगवा दें वहां, बुध ग्रह आपका एक्टिव रहेगा। सप्तम भाव में जब बुध आ जाता है तो वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि मैंने बताया था कि सप्तम भाव के 2 कारक ग्रह माने गए हैं लाल किताब के अनुसार, एक बुध और एक शुक्र। बुध ग्रह को सप्तम भाव में पारस मणि कहा गया है, यानी कि बुध ग्रह के साथ जो भी ग्रह यहाँ पे सप्तम भाव में बैठता है वो उसको भी ताड़ देता है, यानी कि उसको भी शुभ बना देता है। तो अष्टम भाव का संबंध शमशान से या वीराने से है। जहाँ वीराना कहते हैं जहाँ पर कोई आते जाते लोग ना हो, बहुत कम संख्या में, उजाड़ हो, एकांत हो, वो वीराना। पर सही जो उपाय है वो शमशान भूमि से रिलेटेड है। अब शमशान भूमि में ग्रह को नष्ट करना हो तो शमशान की भूमि को खोद करके उस ग्रह की सामग्री को दबा दें। अब जैसे मान लीजिए मंगल किसी का 8वें में बैठा है तो 8 किलो गुड़ लें, अगर ज्यादा भयंकर है तो 8 किलो गुड़ लें, 8 किलो नहीं ले सकते तो 800 ग्राम गुड़ लें, 800 ग्राम गुड़ शमशान भूमि में दबा दें, तो मंगल उस साल के लिए नष्ट हो जाएगा। एक प्रकार से लाल मसूर की दाल भी आप उपयोग में कर सकते हैं। मक्का के जो लाल रंग के, जो लाल और पीले रंग के हल्के से जो दाने होते हैं, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप शमशान में वो चीजें दान दे करके भी कर सकते हो अगर ग्रह को नष्ट नहीं करना हो तो। जैसे कि बृहस्पति अष्टम में बैठा है किसी का, तो 8वें में जब बृहस्पति होता है तो उसकी सीधी दृष्टि सेकंड हाउस पर होती है। ये ध्यान रखना, लाल किताब का एक नियम है, हर ग्रह अपने से 7वें को देखता है, परंतु जो जैसे कि सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है वो 8वें को तो देख लेगा, 8वें को देखेगा कि नहीं देखेगा। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल, पहले भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो 7वें को देखेगा,
ये तो आप सभी को मालूम है। और लाल किताब के अनुसार साथ में बैठा हुआ पहले को नहीं देख सकता, दृष्टि ऐसे मानी जाती है। मैं आगे अगली क्लास में दृष्टियां ही कराऊंगा आप लोगों को। परंतु अष्टम भाव के साथ उल्टा है। इस दूसरे में बैठा हुआ ग्रह अष्टम को भी देख रहा, पर आठवें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो दूसरे भाव को भी देखेगा, यानी रिवर्स दृष्टि अष्टम पे नियम पे लागू होगी, अष्टम भाव पे लागू होगी। तो बृहस्पति सेकंड हाउस को भी देखेगा, तो देखेगा। पर आपने अगर बृहस्पति को सेकंड हाउस में पहुंचाना है तो बृहस्पति की चीजों को मंदिर में दे आओ। और आप चाहते हैं कि अष्टम में बैठा है, दृष्टि मात्र से सब काम ठीक कर रहा है, पर अपनी कारक कुछ कारक चीजों को नुकसान कर रहा है, जैसे कि पुत्र, बृहस्पति कारक है पुत्र संतान का। बेटा आपका कहा नहीं मान रहा है, बेटे का भाग्य अच्छा काम नहीं कर रहा है और आपको दिक्कतें आ रही हैं, या नशाखोरी की आदत पड़ गई। अष्टम वाले बृहस्पति में ये भी बड़ी समस्या है कि अगर वो नशे की चीजों में पड़ जाता है, खास करके शराब के सेवन के चक्कर में पड़ जाता है, तो अच्छा खासा ड्रिंकर हो जाता है, फिर पीता लंबे समय तक है। ये बड़ा भारी चक्कर है। तो भी अष्टम में बैठे हुए बृहस्पति के स्वभाव को शुभ करना हो, और लड़की के केस में अष्टम में बृहस्पति बैठ जाता तो विवाह में बड़ी दिक्कतें आती हैं, विवाह बाधाएं बहुत आती हैं। तो आप पीपल का पेड़ लेकर के, पीपल का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, वो शमशान भूमि में लगवा दें। 8 पीपल के पेड़ लगवाएं। अब एक वीरवार में ही 8 लगवा सकते हैं, या हर वीरवार को एक एक करके 8 लगवा, 8 हफ्ते तक लगवा सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या है, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके ही आपने डिसीजन लेना होगा। तो जब हम बहुत डिटेल में इस चीज कोर्स को करेंगे तो वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस होगा कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। क्लियर हुआ बात? अष्टम भाव में शमशान में आप दान दे सकते हैं, शमशान में आप प्याऊ लगवा सकते हैं, शमशान में लकड़ियां फ्री में गिफ्ट नहीं बोलना चाहिए, लकड़ियां दे सकते दान के रूप में। वहां पर कोई निर्माण कार्य करवा सकते हैं, वहां आने जा बैठने वालों के लिए मतलब जो स्थान बनवा सकते हैं। आपने देखा होगा शमशान में हम जाते हैं तो वहां पर बैठने के लिए लोगों ने वो बनाई होती है, बेंचें बनवाई होती हैं, बेंच बनवाई, इसका बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। लकड़ियां दान देना तो शमशान भूमि में बहुत ही पुण्य काम माना जाता है, खास करके जिसका सूर्य 8वें में हो, अगर वो शमशान भूमि में लकड़ियां दान दे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कफन का दान बहुत उत्तम माना गया है लाल किताब के अनुसार। तो कहने का मेरा मतलब है अष्टम भाव से रिलेटेड का ये शमशान, शमशान से संबंधित कार्य, ये सब अष्टम भाव से रिलेटेड है। शनि अष्टम भाव में बहुत उत्तम माना जाता है। बस ये है कि शनि किसी का अगर 8वें घर में हो, उसे किसी तरह की सराय, यात्री निवास, धर्मशाला ये सब नहीं बनवानी चाहिए, निर्माण कार्य नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो उसका घर छिन जाता है या उसका घर नष्ट हो जाता है, खुद के रहने के लाले पड़ जाते हैं। तो एक नियम बताया छठे भाव में चंद्रमा, एक नियम बताया शनि 8वें भाव में। भाई रट लो, दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई आए तो उसको साफ मना करना है कि भाई तुझे ऐसा काम नहीं करना है ना, बाकी तू मूझ ले। शनि 8वें होगा, उम्र भी अच्छी होगी, कामकाज भी अच्छा होगा, और शनि उसका अगर उम्दा स्तर का है तो उसको टेक्निकल चीजों से बहुत अच्छा फायदा भी होगा। अब नवम भाव में अगर किसी इम्पैक्ट को क्रिएट करना है, सबसे उत्तम है तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा में उस ग्रह से रिलेटेड देवता, ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप इन उपाय में घुस करके इनोवेशन करके और जितनी सटीकता के साथ उसको, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्लूड करके रखोगे, उतना ही आपको ज्यादा लाभ होने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे सूर्य को ठीक करना है तो तिरुपति बालाजी हो आओ, रामेश्वरम धाम हो आओ, तीर्थ यात्रा पे जा करके देव विशेष में जा देव विशेष स्थान पे जा करके वहां पर दान पुण्य करना, पाठ पूजा करना, ये सभी चीजें नवम भाव के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यानी कि उस ग्रह का नवम भाव पर इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि जो लोग शनि देव के मंदिर में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो शनि मंदिर में जाते हैं उनको भी बड़ी सावधानी रखनी होगी। तो शनि मंदिर में जाएंगे
और खास करके वो शनि मंदिर जिस मंदिर का पौराणिक महत्व है, तो शनि नवम भाव में इम्पैक्ट क्रिएट करने लग जाएगा। अब ये आपने देखना है कि आपकी कुंडली के अनुसार शनि नवम में अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये आपने सबने अपने अपने अनुसार देखना है। इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर वो अच्छे हैं तो उन्हें शनि मंदिर में जाना चाहिए, वहां पर दान पुण्य करना चाहिए और खास करके पौराणिक महत्व वाले मंदिरों पर जाना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिरों में जाने वाले और खास करके वो हनुमान जी के मंदिर जिसका पौराणिक महत्व है, जैसे आप संकट मोचन जाते हैं बनारस के अंदर, उनका पौराणिक महत्व है। एक आप अपने लोकल मंदिर में जाते हैं, उसका कोई वो नहीं है ज्यादा। और पौराणिक महत्व वाले हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और तीर्थ यात्रा करके आते हैं, बनारस में जाते हैं, वहां पर मंगल ग्रह फिर नवम भाव में एक्टिवेट हो जाए। इस तरह से ध्यान रखें। और अगर वहां पे लगातार आप करते हैं ये काम, लगातार कंटिन्यूटी में करते जाते तो फिर वो ग्रह का एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट हो। इसीलिए गुरु स्थान पर जाना ज्यादा उत्तम माना गया हमारे यहाँ। देखें, आपने देखा होगा जो लोग गुरु शिष्य परंपरा में यकीन रखते हैं, वो उसमें शिष्य हर गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी के यहाँ पर जाते हैं और दर्शन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये सब करते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये हमारी परंपरा में ही शामिल कर दिया कि गुरु स्थान पर भी होकर के आओ, वहां भी मत्था टेक करके आओ। वो उसको एक तीर्थ के समान पूजा जाता है गुरु स्थल को। वहां नवम भाव में गुरु एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ये नहीं भी कर सकते तीर्थ यात्रा, तो फिर शरीर पर वो चीजें भी धारण कर सकते हो। और जैसे गुरु को करना है तो गोल्ड धारण करो, शरीर पे गोल्ड जरूर धारण करके रखना। अगर चंद्रमा को स्थापित करना है तो फिर चांदी धारण करनी। दसम भाव के लिए सरकारी इमारत या सरकारी जमीन में वो चीजें दबाना या सरकारी अधिकारियों को दान पुण्य कर देना, खिलाया हो खीर बिठा करके, ये नहीं मान रहे हो तो देखो मैं एक उपाय बताता हूँ। अगर आपको सरकारी आदमी तंग करे, परेशान करे, तो जो खांड होते हैं कच्ची खांड, तो ऐसी जगह देखो, कोई सरकारी बिल्डिंग जरूर देखो जहां पर चींटियां बहुत हों। बस वो सुबह सुबह जा करके उस इमारत में अपने वो खांड जो है उन चींटियों को खिलाया है करो। आपको देखो वो काम आपका धीरे धीरे बनने लग जाएगा। बड़ी अच्छी रेमेडी है, पर इमारत सरकारी हो ये ध्यान रखना। जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट, यहाँ पर उपाय करना ज्यादा आसान होता है कहीं पुलिस थाने में घुस जाओ ना, ऐसा मत करना। ये बहुत ही बढ़िया सरकारी है और पुलिस वाले ही तंग कर रहे हैं, वहां चींटियों को आटा खिलाने लग जाओ। है कह दो जी चीनी खिला रहा हूँ, वो करा रहा हूँ। और पुलिस वाले बहुत वहमी होते हैं, ये साक्षात राहु है, ये तुम्हारा दान भी ले लेंगे, तुमसे और भी छीन लेंगे। समस्या खड़ी हो जाएगी। नहीं है, गुरुजी ने कहा था सरकारी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग में भी मत चले जाना, वहां पर भी ठीक नहीं, वहां भी राहु मंगल का इफेक्ट है। उस कॉलेज वगैरह देख लेना या कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो बेचारा शांत टाइप का हो, इरिगेशन महकमा हो कोई, है पशु डिपार्टमेंट हो कोई, इस तरह के देख लेना। तो दसम भाव की चीजों को, दसम भाव में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आप अपने पिता को भी वो सामग्रियां दे सकते हैं। पिता को भी आप खाने पीने की चीजें या उनको गिफ्ट में चीजें दे करके आप वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बस यहाँ ध्यान रखना है कि बृहस्पति को यहाँ एक्टिव नहीं करना दसम भाव में। दसम भाव में बृहस्पति को एक्टिव नहीं करना, क्योंकि लाल किताब के अनुसार दसम भाव में बृहस्पति नीच का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मंगल ग्रह जो होता है ना, दसम में बड़ा अच्छा माना गया है, वैदिक में भी लाल किताब में भी। तो पिता के पांव दबाना, पिता की मसाज करना, टांगों की मसाज करना, हाथ पांव की मसाज करना, शरीर की मसाज करना बहुत अच्छा है। साथ में लाल रंग की कोई मिठाई, अगर उनको शुगर नहीं है तो ये ध्यान रख लेना, कहीं लड़ झगड़ के कह दो वाह बापू मेरा जो है संकट तू ही हल कर, अब ले मिठाई खा आज। बापू कह रहा है मेरे को शुगर है, बोला ना 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 ना, ये तो खानी पड़ेगी, ऐसा मत कर देना। तो देख लेना मीठी चीज ना हो, कोई लाल रंग की कोई और चीज दे करके भी आप उस उपाय को कर सकते हो।
और नहीं तो उनकी सेवा करो, उनके शरीर की मसाज करो, उनकी हेल्प करो, तो आपका मंगल भी दशम भाव में एक्टिव होने लग जाएगा। सर एक क्वेरी थी, पूछ सकते हैं अभी यहीं पे? हाँ बताइए। अगर जैसे आपने फादर को कहा कि अगर हम इस तरह से उनका जो भी उनको लिए सेवा करते हैं तो एक्टिवेशन होता है मंगल का, मदर के लिए अगर हम उनको कुछ गोल्ड गिफ्ट करें तो क्या जुपिटर को हम ले जा सकते हैं 4th हाउस में? जुपिटर को तो ले जाना बहुत ही अच्छा होता है रवि जी। अगर मदर को वो गोल्ड गिफ्ट किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, रेमेडी, बहुत ही अच्छा है। ये सोच आया, मतलब एकदम से दिमाग में आया तो मैं कहा पूछ लूं। नहीं, बिल्कुल, वैसे भी माँ का घर चौथा भाव है, और चौथे भाव में आप जो ले जा करके करना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया। माँ को गोल्ड गिफ्ट करना बहुत ही बढ़िया है। गोल्ड गिफ्ट दे सकते हैं। इवन माँ को चांदी के गिलास में दूध डाल करके, केसर वाला दूध, या अगर केसर नहीं हिम्मत है तो हल्दी वाला दूध अपने हाथ से माँ को पिलाना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही उत्तम उपाय है। कभी कभी रिजल्ट खराब नहीं गया। अगर कोई बंदा कहता है मेरा काम नहीं बन रहा है, कोई काम अटक रहा है, और वो अगर 45 दिन तक कर दे, इवन ऐसे बंदे को जिसकी नौकरी ना लगे और बार बार नौकरी हटती है, तो भी अगर वो ये काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं दिशा मिल जाती है, कोई ना कोई उपाय मिल सर जाता है। ये माँ भी को शक हो जाएगा, माँ को शक हो जाएगा क्या चाहता है भाई। माँ 45 को दिन बस, तक, माँ को 45 यही दिन शक तक होगा सेवा कर कि रहा है। ये प्रॉपर्टी लिखवाने के चक्कर में घूम रहा है ये। बहू ने बहू ने बड़ा समझा के भेजा है। हाँ, 45 दिन तक नहीं, सेवा वो करने में लगा हुआ बेटे को है। कुछ नहीं कहेगी, बहू को ही लड़ेगी। कहेगी जितना मर्जी समझा ले, मैं भी सीरियल पूरी देखती हूँ। हैं? माँ 45 दिन पूरे होने नहीं देगी कभी भी। हाँ, वो कहेगी कोई बात नहीं, तेरे तब 41 दिन 42 दिन तक मैं पीती रहती हूँ, बाद में देखूंगी। सर यहाँ पे शनि का रोल भी तो आएगा ना 10th हाउस में, जैसे बता रहे हैं आप। हाँ, वो है कि इसमें हमारा कंसेप्ट ये है कि जिस भी ग्रह को हम एक्टिव करना चाहते हो, उसकी सामग्री का क्या करें, उसको दान पुण्य कहाँ करें, तो वो हमने पिता के लिए रखा है, या उसको उस तरीके से शनि को कायम किया जा सकता है, वो बात ठीक है। गुरुजी जी 11वें के लिए कोई उपाय नहीं। 10th हाउस में यदि शनि ही बैठा हो तो फिर क्या करना चाहिए? वो बाद में बताएंगे क्या करना चाहिए। उपाय उपाय तो फिर बहुत सारी चीजें देख करके ना शिवांगी जी, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। 11वें भाव के लिए कोई रेमेडी नहीं, क्योंकि लाल किताब के अनुसार 11वें भाव में ना तो कोई ग्रह उच्च का होता है, ना कोई नीच का होता है। यानी कि आपको किसी ग्रह के इम्पैक्ट को 11वें में ले जाने की जरूरत नहीं, और हर आदमी इसी तलाश में बैठा रहता है कि लाभ में आ जाऊं। लाभ की कोई रेमेडी नहीं। 12वें भाव की रेमेडी है, जिसको कोई करना नहीं चाहता, उसकी चीजों को छत पर रख दो, अपने अपने घर की छत पर ले दे करके। पानी गुरु हैं, पानी खाना जैसे ऊपर रख देते हैं तो क्या चंद्रमा वीक हो जाएगा क्या? पानी देखना पड़ता है कि चंद्रमा जो है हाँ, अगर आपने कायम किया है तो अपने कायम करने का, एक तो सबको जाना पानी, वो तो एक नेचुरल है, उसका इम्पैक्ट नहीं होता कभी भी उसी का। परंतु हम जब वाटर टैंक बनाते हैं छत पर, तो दिशा का बड़ा ध्यान रखते हैं, किस दिशा में होना चाहिए। और जैसे कई बार पक्षियों के लिए रखते हैं ना, जैसे कुछ खाने नहीं, पीने उस का रख देते हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा उसका, हाँ वो बिल्कुल दान में माना जाता है, उसका चंद्रमा का इम्पैक्ट माना जाता रेगुलरली रख देते हैं ना कि ये है। हाँ पानी हाँ, उनके नहीं लिए, खाना वो हाँ, वो क्रिएट अच्छा। होता है। और खास करके वो रोज थोड़ा थोड़ा पानी जा करके डालने जाएगा ना 45 डेज तक, तो छत पे ना रखें। खास करके वो उनके जिनका 12वें भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो चंद्रमा को डिस्टर्ब कर दे। मान लीजिए 12वें में किसी का शनि बैठा है, अब वो ये काम कर रहा है, या 12वें में राहु बैठा, वो ये काम कर रहा है, तो चंद्रमा का इम्पैक्ट जो है वहां पर आ जाएगा बाद में, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मानसिक रूप से परेशान ही रहेगा। वो पक्षियों को उधर से पानी पिलाएगा, दाना चुगाएगा, उधर तो उल्टा ही परेशान ही रहेगा। तो वो काम उसको नहीं करना, वो उसको देखना पड़ेगा। फिर भी मैं कहूंगा अपनी छत पर पानी ना पिलाएं, किसी दीवार पर या साइड में या थोड़ी निचाई पर रख करके पानी पिलाएं। जैसे आपका 2 मंजिला घर है अगर, तो वो पहली मंजिल पे रख दें, दूसरी मंजिल पे, या टॉप फ्लोर पे ना रखें। टॉप फ्लोर पे रखते ही उसका इम्पैक्ट 12वें भाव में चला जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि किसी को भी छत के ऊपर पानी नहीं रखना चाहिए, अपने से नीचे ही रख देना चाहिए।
कहीं और व्यवस्था बना लीजिए, कोई पेड़ पौधों गमलों के पास व्यवस्था बना लीजिए पक्षियों के लिए। पक्षियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं मना बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और छत के ऊपर से असर, इसीलिए आप एक चीज देख रहे हैं, जो कबूतरों को दाना चुगाते हैं ना अपनी छत के ऊपर, तरक्की उन्नति नहीं होती। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई अपनी छत के ऊपर दाना मत चुगाओ, हैं, पार्क में जाओ, बाहर जाओ, कहीं और दाना चुगाओ। वो उसके पीछे रीजन ये है कि आप जो चीज डाल रहे हो कबूतर आए, और कबूतर का मान आना कोई अच्छा नहीं माना जाता, खास करके छत के ऊपर, कि 12वां भाव आपका छत है। तो इस तरीके से ये रेमेडीज के बारे में कुछ नियम बनाए गए। अब जिस दिन भी आप रेमेडी करो, उस दिन एक तो बादल नहीं होने चाहिए, बरसात का मौसम नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा मौसम का ध्यान रखिए। और ये नियम जब लागू होगा जब आप उस दिन कोई नया उपाय शुरू करने वाले हैं, तो ये नियम लागू। अगर उपाय पहले से कंटिन्यूस चल रहा है तो कोई इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। घर में सूतक या पातक नहीं होना चाहिए। सूतक पातक का मतलब होता है, सूतक ना डेथ हो जाए किसी भी घर में, परिवार में, तो कोई रेमेडी शुरू नहीं करनी चाहिए। और कोई रेमेडी पहले से चल रही हो तो उसको वहीं फुल स्टॉप लगा देना। घर में नए बच्चे का जन्म हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो भी ये रेमेडी को रोक देनी चाहिए, नया उपाय नहीं करना चाहिए। अगर उपाय 3 आपने सेलेक्ट कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, तो एक दिन में एक ही उपाय शुरुआत करें, सारे उपाय एक दिन ना है। मान लीजिए आपने बृहस्पति का भी उपाय रख लिया, मंगल का भी उपाय रख लिया, सूर्य का भी उपाय रख लिया, तो स्टार्टिंग में ये नहीं कि आज ही मैं सारे के सारे कर दिए हैं। चने की दाल मंदिर में दे आया, हनुमान जी के मंदिर में जा करके मिठाई बांट आया, है, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र पढ़ लूंगा, तो ऐसा ना। एक दिन में एक उपाय, फिर आगे जो नंबर आए फिर उसको फिर कंटिन्यूटी में बना करके रखें। उपाय को इस तरीके से करना। और हमेशा अनुभव की तो बहुत विशेषता ही, अगर कैसी प्रॉब्लम है कैसी नहीं है, उन सब बातों पर विचार करें। और जो इमीडिएट के उपाय होते हैं उनमें कई बार इन नियमों का इतना ज्यादा फॉलो नहीं करवाया जाए, परंतु आम अमूमन जनरल वे में उपाय इसी तरीके से करें। सूर्यास्त के बाद कोई उपाय ना करें, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में ही उपाय करने चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया था, जब लंबे उपाय चलते हैं तो बीच में अगर टूट जाता है तो ये दोबारा से करने पड़ जाते हैं। महिलाओं के लिए जरूरी है कि उनको पूरे 45 दिन नहीं मिलते, तो इसलिए उन्हें एक थोड़े से चावल ले करके उनको कच्चे दूध में भिगो करके और एक सफेद कपड़े में बांध करके छोड़ देने चाहिए। जब 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन कंप्लीट हो जाएं, तो उन चावलों को खोल के गमले में डाल देना चाहिए, तो कंटिन्यूटी मानी जाएगी। ये बात अपने महिला क्लाइंट से भी जरूर समझाएं, अगर आप लाल किताब की रेमेडी दे रहे हैं और खास करके 45 डेज तक दे रहे हैं, तो वो बात उन्हें जरूर समझाएं, तो वो उपाय ब्रेक नहीं माना जाएगा। और मैंने बताया था जो श्राप से रिलेटेड उपाय होते हैं वो 43 दिन, 43 हफ्ते, 43 साल भी चल सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी।